बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में टोटल 8 आइटम्स थी। पहली 5 आइटम्स कौन कौन सी थी? क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस कर दो, डेट इज जो प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट बचा लिया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। 5 आइटम तो ये थी बेटे। 5 आइटम के अलावा 3 आइटम और थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, राइट, जिसके अंदर कोई भी लॉस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, राइट, और इनकम टैक्स रिफंड और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये मैक्सिमम 8-9 आइटम होती हैं उस वर्किंग नोट में, जो प्लस माइनस करने से क्या निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद अब बेटे हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी है जो, उससे हमें कैश फ्लो निकालना है, हमें कितना होगा, ठीक है। हमने एक बेस तो ले लिया, क्या बेस ले लिया हमने वर्किंग नोट से? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। ये सपोज करो बेटा हमारा 5 लाख रुपए आ गया, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना कमाया? 5 लाख रुपए कमाया, ठीक है। ये लाइन भी वैसे से मत खींचो भी। अब ये नेट प्रॉफिट कौन सा आ गया? जो 11th क्लास के बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है। यानी कौन सा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी। बिजनेस की मेन एक्टिविटी का मतलब बिजनेस की सारी इनकम माइनस बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, है ना। तो 11th क्लास के बच्चे बिजनेस की सारी इनकम में से बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते थे। हमने उसी नेट प्रॉफिट को अपना बेस मान लिया, ताकि अलग अलग एक एक इनकम को प्लस ना करना पड़े और एक एक खर्चे को माइनस ना करना पड़े। हमने उनके नेट प्रॉफिट को हमने अपना नेट इनफ्लो मान लिया। नेट प्रॉफिट को हमने अपना क्या मान लिया? नेट इनफ्लो। हमने नेट प्रॉफिट को नेट इनफ्लो मान लिया। नेट इनफ्लो का मतलब होता है बेटा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो क्या होगा? इसका मतलब है रेवेन्यू या सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। बिजनेस की सारी इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे मिला के, और बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, तो क्या आया? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हमने क्या मान लिया? नेट इनफ्लो। लेकिन इस नेट फ्लो में थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को हम बेटा प्लस माइनस करके ठीक कर सकते हैं। बिसाइड की एक एक चीज हम प्लस माइनस करें। नेट प्रॉफिट को हमने नेट इनफ्लो मान लिया, और नेट प्रॉफिट के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर कर लेते हैं। आपको सर क्या कमियां हैं? बेटा एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कैसे आता है? 11th क्लास के बच्चों ने निकाला होगा, बिजनेस की सारी सेल एंड इनडायरेक्ट इनकम माइनस बिजनेस की सारी एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। हमने सारी इनकम को क्या मान लिया? इनफ्लो। और हमने सारे खर्चों को क्या मान लिया? आउटफ्लो। आउटफ्लो मान लिया ना। सारे एक्सपेंसेस को आउटफ्लो मानने का मतलब क्या है? इनकम ले रहे हैं सारा, और आउटफ्लो किसको ले रहे हैं? एक्सपेंसेस को। अब सारे एक्सपेंसेस को आपने क्या मान लिया? आउटफ्लो। बेटे लेकिन सारे खर्चे आउटफ्लो नहीं होते। सबसे बढ़िया एग्जांपल डेप्रिसिएशन। 11th क्लास के बच्चे तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके आए या नहीं करके आए? नेट प्रॉफिट निकाल के डेप्रिसिएशन को माइनस करके आए हैं वो। और हम अगर सारे खर्चों को आउटफ्लो मान लेंगे तो हम गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन आउटफ्लो नहीं होता। गुडविल अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज मतलब समझते हो? जैसे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है अमोर्टाइजेशन।
तो amortization इज जस्ट लाइक के डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों खर्चे तो हैं, बट ये आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो नहीं है। समझ गए? एक तो ये कमी है कि इस नेट प्रॉफिट में से वो खर्चे माइनस हो रखे हैं, जिसके कारण कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो बेटा वो खर्चे जो माइनस हो रखे हैं उनको वापस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां खर्चों का मतलब आउटफ्लो कह रहा हूं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसका आउटफ्लो होता ही नहीं है। अगर आउटफ्लो होता ही नहीं है तो उनको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी डेप्रिसिएशन जो 11th क्लास के बच्चों ने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, वो वापस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण कभी कोई पैसा जाता ही नहीं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? यानी इस नेट प्रॉफिट को अगर हम नेट इनफ्लो समझना चाहते हैं, समझें 90% ठीक भी है, लेकिन 10% में एक हिस्सा तो ऐसा है जो इसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस हो रखे हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब खर्चा तो है, बट उसके कारण कहीं पैसा नहीं गया, उसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब डेप्रिसिएशन को वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट समझ में आया आप लोगों को? पक्का? दूसरा एस्पेक्ट, ये नेट प्रॉफिट को आप कह रहे हैं नेट इनफ्लो मान लेंगे सर हम। एक एक चीज करने की बजाय जो 11th क्लास के बच्चों ने नेट प्रॉफिट निकाला उसको नेट इनफ्लो मान लेंगे। तो नेट इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी का मान लोगे? इस चैप्टर में हमें 3 एक्टिविटी पढ़नी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटी पढ़नी है। ये कौन सी एक्टिविटी का नेट इनफ्लो मानना चाहते हो आप? ऑपरेटिंग लिखा भी है, कैश फ्लो फ्रॉम, यानी ये अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये किसका इनफ्लो मानेंगे नेट प्रॉफिट? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बेटा बिजनेस की कोर एक्टिविटी, बिजनेस की मेन एक्टिविटी के द्वारा कमाया गया पैसा, और मेन एक्टिविटी से ही प्रॉफिट निकलता है ना। तो नेट प्रॉफिट हम अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मानना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा, अगेन थोड़ा सोच विचार, देखो यही टॉपिक है, कराने को सीधा रट्टा मरवाऊंगा, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो डेट इज वेरी वेरी इजी, लेकिन उसको करने से बेटर है हमें पता होना चाहिए कि वो काम हुआ क्यों। अगर नेट प्रॉफिट को आप नेट इनफ्लो मान रहे हो, अब नेट प्रॉफिट को नेट इनफ्लो क्यों मान रहे हो, मैंने यहां पे आपको समझा दिया क्यों मान रहे हो। नेट प्रॉफिट को अगर आप नेट इनफ्लो मान रहे हो, तो ये नेट इनफ्लो मान रहे हो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। कौन सी एक्टिविटी का? यानी इसमें इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का ना तो इनफ्लो आएगा ना आउटफ्लो आएगा। आप मुझे बताओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब तब नहीं पता हो सकता जब आपने घर जाके क्लास रिवाइज ना करी हो। लोन लेना और लोन देना, लोन लेना और लोन लिया हुआ एक एस्पेक्ट हुआ है, तो 2 कराए थे, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस। टेल मी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंसिंग है या नहीं है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंसिंग है या नहीं है? है, क्योंकि बैंक लोन दिया थोड़ी जाता है। बैंक लोन, अब हम तो नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो बैंक लोन तो लेंगे ना हम, तो डेफिनेटली अगर लोन लेना फाइनेंसिंग है तो लोन के ऊपर ब्याज देना भी फाइनेंसिंग है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन उन 11th क्लास के बच्चों ने पीएनएल से माइनस किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा ना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा उनके लिए और आउटफ्लो भी है। उन्होंने माइनस किया होगा क्योंकि उनके लिए एक्सपेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हमारी ऑपरेटिंग का पार्ट बनना चाहिए? इंटरेस्ट पेड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इंटरेस्ट पेड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी है बेटा? फाइनेंसिंग। और नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पेड माइनस हो रखा होगा, क्या आपके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? अगर वो नहीं होना चाहिए तो फिर वो माइनस नहीं होना चाहिए था, वो माइनस। अब उन्होंने माइनस कर रखा है तो हमें उसको वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, उसकी उनकी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। 11th क्लास के बच्चों ने जो गलतियां कर दी हमारे हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए थी, उनको सुधारना पड़ेगा। यानी हमें 2 चीजें नलीफाई करनी पड़ेंगी, बस ये 2 ही कैटेगरी हैं जो नलीफाई करनी पड़ेंगी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। कौन कौन सी? नॉन कैश और
नॉन ऑपरेटिंग। मैं आपको कहता हूं मेरी अकाउंट्स की क्लास है, मैं इस क्लास में दो टाइप के बच्चों को नहीं बैठना देना चाहता। आप कहोगे सर कौन से? पहला जिन्होंने फीस नहीं पे करी, नॉन कैश। दूसरा जो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, अगर इकोनॉमिक्स के बैठने हैं तो आउट हो जाओ। नॉन ऑपरेटिंग यानी नॉन अकाउंट्स, ना अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के बच्चे नहीं है वो भी बाहर जाओ, और जिन्होंने फीस नहीं दी वो भी बाहर जाओ। कौन रहेंगे? अकाउंट्स के बच्चे रहेंगे ऑपरेटिंग, और जिन्होंने पैसा दिया होगा कैश। ऑपरेटिंग एंड कैश रहेगा इसमें। नॉन कैश होगा वो भी नलीफाई होगा, और नॉन ऑपरेटिंग होगा वो भी नलीफाई होगा, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगेन और एग्जांपल ले रहा हूं, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड 11th क्लास के बच्चों ने इनकम लिया होगा नहीं लिया होगा? डिविडेंड रिसीव्ड इनकम में लिया होगा नहीं लिया होगा? पीएनएल में लिया होगा, ट्रेडिंग में लिया होगा? पीएनएल में लिया होगा, ठीक है। अगर पीएनएल में लिया तो नेट प्रॉफिट में डिविडेंड रिसीव्ड प्लस हो रखा होगा या नहीं हो रखा होगा? हो रखा होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, डिविडेंड क्या मुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर है? मेरे को डिविडेंड क्यों मिला? क्योंकि मैंने हो सकता है टाटा में, अंबानी में क्या कर रखा हुआ पैसा? इन्वेस्ट कर रखा हुआ। तो वो कौन सी एक्टिविटी का पैसा है डिविडेंड रिसीव्ड बेटा? इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग? लेकिन 11th क्लास के बच्चों ने तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर रखा है, और नेट प्रॉफिट को अगर मैं ऑपरेटिंग का हिस्सा मानना चाहता हूं तो इसमें से वो इनकम माइनस करनी पड़ेगी जो ऑपरेटिंग की नहीं है। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर इसमें कोई प्लस हो रखी है तो क्या करनी पड़ेगी? माइनस। और कौन कौन सी इनकम हो सकती है जो ऑपरेटिंग की नहीं है और 11th क्लास के बच्चों ने प्रॉफिट में प्लस कर रखी होंगी? बताओ, डिविडेंड रिसीव होगा नहीं होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड होगा ही होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट क्यों मिला? क्योंकि आपने किसी को लोन दे रखा होगा, वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। गेन ऑन सेल ऑफ, आपने अपना फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर बेचना कौन सी एक्टिविटी है? मेन एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? फर्नीचर बेचना। इन्वेस्टिंग में दो चीजें बताई थी बेटा आपने, मैंने एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और एक फिक्स एसेट्स की सेल परचेज। तो फर्नीचर बेचना कौन सी एक्टिविटी है? तो फर्नीचर बेचने पे अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की वर्ड यूज करूंगा गेन, गेन होगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा होगा? इन्वेस्टिंग। तो 11th क्लास के बच्चों ने तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर रखी होंगी सारी इनकम, आप माइनस कर देना क्योंकि ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। समझ गए? तो नेट प्रॉफिट में हमें दो टाइप की चीजें नलीफाई करनी है बेटा, एक नॉन कैश और एक नॉन ऑपरेटिंग। अगर 11th क्लास के बच्चों ने प्लस कर रखी है तो आप क्या कर दोगे? माइनस। और उन्होंने अगर कोई चीज माइनस कर रखी है तो आप क्या कर दोगे? प्लस। दो चीजें नलीफाई करनी है इस नेट प्रॉफिट में से, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर? तो मैं हेडिंग क्या दे रहा हूं ध्यान से देखना। इसमें मैं हेडिंग दूंगा एड, ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें ऐड करूंगा। क्या क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें नाम आ जाएंगे बेटे जो भी होंगे, लेस करूंगा नॉन कैश, अभी मत लिखना, बाद में लिखने का मौका पूरा दूंगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आ जाएगा, और इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या आ जाएगा? बस इतना ही होगा मेन, ज्यादा एक और आ जाएगा। हाँ जी, नहीं, थोड़ी मेरी भी मान लो, सब कुछ कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो बेटे? AS3 में ना एक सिस्टम दे रखा है, जो दिमाग में क्वेश्चन आया है ना उसको स्टोर कर लो किसी कोने में। जब मैं इसको
अगले पड़ाव पे लेके जाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाए, मेरे से पूछोगे भी नहीं तुम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करना है क्यों जो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा क्लियर। डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। पहले वाले नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गए, तीसरे वाला नॉन ऑपरेटिंग, तो ये तीनों हमने वापस क्या कर लिए, प्लस कर लिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या हो सकती है, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट, या फिर ब्रैकेट में कर इंटरेस्ट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हाँ जी, लिख दो लो बेटा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। रटना थोड़ी है कि ये ही होंगे। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, बताओ बताओ। ये लेस है बेटे, तो वहां पे प्लस होंगे और यहां पे माइनस होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है। ये काम कर लेना, तो जो आंसर निकलेगा उस आंसर को हेडिंग दिया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। WC मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब सोच रहे हो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम क्यों दे दिया, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो सारी नलीफाई कर दी ना। अब नॉन कैश भी नलीफाई कर दी, नॉन ऑपरेटिंग भी नलीफाई कर दी, तो कौन सा प्रॉफिट बच गया अभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आया। 11th क्लास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम की कोई चीज होती थी, याद नहीं होगी बट होती तो थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते थे बेटा नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हटा के। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब कोर एक्टिविटी के जो खर्चे नहीं है, वो यही होते थे, इंटरेस्ट वगैरह, और याद हो तो आप लोगों को, राइट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, यानी इसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश सारी आइटम नलीफाई कर दी। आसान है। ये जो नेट प्रॉफिट था 5 लाख, ये वो प्रॉफिट था जो 11th क्लास के बच्चों ने निकाला होगा। बट 11th क्लास के बच्चों ने नेट प्रॉफिट कितना निकाला था, एग्जामिनर हमें नहीं देगा, वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट मैंने पहली क्लास में आपको बताया। लेकिन जब 11th क्लास के बच्चों का नेट प्रॉफिट पता लगा, तो उसके अंदर कुछ खामियां थी, वो हमने दूर कर ली। खामियां इन द सेंस, उन्होंने डेप्रीसिएशन माइनस कर रखा होता है, बट डेप्रीसिएशन के कारण कैश थोड़ी जाता है, इसलिए हमने वापस डेप्रीसिएशन को क्या कर लिया, प्लस कर। तो बेटे एक दिन ये ऑपरेटिंग का मैं हिस्सा ऐसे लिख रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। अब देखो ऑपरेटिंग का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेप्रीसिएशन तो प्लस करेंगे ही ना। तो एक बच्चे ने कहा सर डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है। मैं एग्जामिनर में यस लिखाया। मैंने क्यों बेटा, कैसे लिखा है यस? कह रहा सर आप एक दिन लिख रहे थे और मैंने देखा था आपने सबसे पहले डेप्रीसिएशन ही लिखा था। अब ऑपरेटिंग पढ़ा रहे हो और डेप्रीसिएशन लिख रहे हो, तो डेप्रीसिएशन तो तभी आएगा ना जब हिस्सा होता है। मैडम ने 0 नंबर दे दिया, पट्टी है, आता जाता कुछ है नहीं। अब क्या करूं मैं सर, आज के बाद मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा मैडम से। अब उसको ये नहीं पता मैंने डेप्रीसिएशन प्लस क्यों कराया। पहली बात, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का पैसा कभी आता है? नहीं आता ना। तो फिर प्लस क्यों किया हमने? हमने प्लस नहीं किया, हमने क्या किया, नलीफाई किया। 11th क्लास के बच्चों ने माइनस कर रखा था, बट माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि कैश आउटफ्लो नहीं है, इसलिए उसको वापस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। ये जो नलीफाई करी है ना चीजें, ये इसमें से कोई भी आइटम ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये नलीफाई की गई है। क्लियर? इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो बेटा। कोई डाउट नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल, मैंने क्या लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटे, करंट एसेट माइनस, यानी जो हमारा इफेक्ट आया होगा
करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वजह से उसका इंपैक्ट हम इसके बाद लेंगे, जो आप बात कर रहे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी का जो भी इफेक्ट होगा वो उसके बाद। ठीक है, इसमें कोई डाउट? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बेटे चश्मे की आंखों से नहीं है, मन की आंखों से देखो, सब दिखेगा। तो राइटिंग तो आंखों से देखोगे ना, मन की आंखों से सब कुछ दिखाई देगा। कितनी बार बोला था एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल? जल्दी करो बेटे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। हो जाएगा? ठीक है, आप पेज नंबर 4.98 पे आ जाओ। पेज नंबर 4.98, क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 4.98, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार। तुम्हारा बेटे कैलकुलेटर देना है, एक बार कैलकुलेटर निकाल के देना। इसको रीड करो बेटे, जो हमने इसमें पॉइंट लिखे हैं ना, देखो कौन कौन से दे रखे हैं। ये लो, अभी करना नहीं है अभी बेटे, पहले समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये तो वर्किंग नोट से निकलता था, हम पिछली क्लास में करके आए। पहले 9 क्वेश्चन उसी के ऊपर थे, इसलिए उसने आपको खुद दे दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी जो हमने शुरुआत करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो क्वेश्चन ने दे दिया खुद। अब इसके अंदर हमें क्या क्या प्लस करने, क्या क्या माइनस करनी है? 2 तरह की आइटम प्लस माइनस करनी है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन, या तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो या वो नॉन कैश हो। इन दोनों में से कोई भी आइटम अगर प्लस हो रखी है तो आप माइनस कर देना, और माइनस हो रखी है तो आप उल्टा कर देना। पढ़ लेते हैं एक एक आइटम। डेप्रीसिएशन, बताओ 11th क्लास के बच्चों ने माइनस कर रखा हुआ नहीं कर रखा हुआ? किया हुआ, हम वापस क्या कर देते हैं? प्लस। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, माइनस कर रखा हुआ नहीं कर रखा हुआ? बट ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। बोरोइंग क्या होती है? उधार। क्या होती है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का। इसलिए फाइनेंसिंग में जाके माइनस होना चाहिए, यहां माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको वापस क्या कर देंगे? इधर प्लस कर देंगे। जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। गुडविल एमोर्टाइज डेप्रीसिएशन की जैसे होता है। 11th क्लास के बच्चों ने माइनस कर रखी होगी, हम वापस क्या कर लेंगे? प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बेटा फर्नीचर किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का, तो ये तो वहां जाना चाहिए, तो यहां वापस क्या कर लेंगे हम? प्लस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होता है बेटा? तो 2 चीजें होती हैं, एक डिबेंचर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। जब रिडम्पशन का मतलब होता है जब इनका पैसा वापस देना होता है। मान लो मैंने किसी से 5 साल के लिए पैसा ले लिया, तो 5 इयर्स के बाद मैं पैसा वापस तो करूंगा ना, तो जब 5 साल हो जाएंगे उसको कहते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना, ठीक है। अगर मैंने किसी से प्रेफरेंस शेयर्स का 10 साल के लिए पैसा ले लिया, तो 10 साल के बाद जो ड्यू डेट आएगी, दैट डेट इज कॉल्ड रिडम्पशन डेट, यानी पैसा रिडीम करना, उनका पैसा रिडीम मतलब वापस करना, ठीक है। तो उसका चाहे प्रीमियम है, राइट, ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, चाहे प्रीमियम है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो प्रीमियम बेटा उस डेट पे दिया जाता है जब डेट आएगी पैसा देने की, रिडम्पशन डेट। अभी रिडम्पशन डेट तो नहीं आई ना, अभी तो ओनली खर्चा बुक हुआ है, तो इसलिए ये पीएनएल में नहीं गया होगा अभी, ठीक है। तो इसको आपको एड बैक नहीं करना होता बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको आप इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। आगे क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। तो 11th क्लास के बच्चों ने गेन क्या कर रखा होगा? प्लस, तो आप क्या कर दोगे? माइनस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, क्या कर रखा होगा उन्होंने? प्लस, और हम क्या कर देंगे? क्योंकि ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट। इसमें एक पॉइंट है बेटा जो आपको इग्नोर करके चलना है, वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। करके चल लोगे? अब इसके लिए अगर कुछ रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है आपको, आप पढ़ लो, पेज नंबर पे आ जाओ एक बार। एग्जैक्ट इस चीज के लिए नहीं लिखा, बट मिलता जुलता लिखा हुआ है, मैं पढ़ा देता हूं आपको। पेज नंबर 4.27। एक बार आ जाओ, क्वेश्चन करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं।
पेज नंबर 4.27 में ना एक ऊपर आंसर दे रखा है, आंसर के नीचे नोट लिखा है। नोट में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए लायबिलिटी पेबल व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड। यानी प्रीमियम कब पे किया जाता है, जब डिवेंचर्स रिडीम होते हैं यानी वापस किया जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर इश्यूड फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन दैट ऑर्डर। और अगर लॉस हुआ ऑन इश्यूड डिवेंचर या शेयर्स तो वो लॉस बेटा सबसे पहले एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचा तो कहां से किया जाएगा, वो पीएनएल से। बट पीएनएल से बाद में किया जाता है, पहले कहां से किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर इफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम द पीएनएल, अगर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर पीएनएल से रिटर्न ऑफ किया गया है, किससे रिटर्न ऑफ किया गया है, पीएनएल, मतलब पीएनएल से माइनस किया गया है, तो आप उसको वापस क्या कर लेना, प्लस, क्योंकि डिवेंचर फाइनेंसिंग का पार्ट है तो वो भी कहां जाना चाहिए, फाइनेंसिंग का। लेकिन वो लॉस वापस एड बैक कब करोगे, जब वो पीएनएल से माइनस हुआ होगा, वो क्वेश्चन बताएगा आगे। Therefore, if loss on issue of debenture is not given in that question, it will be added to net profit before tax and extraordinary item as non-cash, non-operating item. Premium on issue of debenture is given, it should not be added to the net profit. यानी प्रीमियम ऐड नहीं होगा, लॉस ऐड। क्लियर हो गया? ये घर जाके एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, टॉपिक क्लियर ना हो तो दोबारा डिस्कस कर लेना। अब आ जाओ वापस उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करोगे बेटा, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, करो। पेज नंबर 4.98 क्वेश्चन नंबर 10 टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से पढ़ो। अब क्या इसके अंदर ये वाला दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। यानी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहना चाहता है वर्किंग नोट भी अपने आप बना लो। वर्किंग नोट के लिए कितनी आइटम प्लस होती थी, मेन वाली आइटम 5। पहली आइटम क्या थी, क्लोजिंग सरप्लस माइनस, वो दे रखा है क्लोजिंग सरप्लस ओपनिंग सरप्लस, कहां दे रखा है, नोट में। नोट में रिजर्व एंड सरप्लस है बेटा, वहां लिखा है सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्लोजिंग सरप्लस दे रखा है 1,70,000, ओपनिंग सरप्लस दे रखा है 1 लाख। तो 1,70 में से 1 माइनस करोगे 70,000 आ जाएगा। उसमें 4 चीजें प्लस करते थे आप, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से साल का, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता था और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होता था, और इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, आप बताना प्लीज इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, कहीं पे दे रखा है करंट लायबिलिटी में बेटा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी 1 लाख रुपए लेना है आपको। कहीं प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, नहीं दे रखा। इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, नहीं दे रखा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स दे रखा है, जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं बेटा। पहले 4 लाख थे, 5 लाख के हो गए सरप्लस से ऊपर, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ फिर, 1 लाख। तो पहला पॉइंट दे रखा है क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है। 3 आइटम तो दे रखी हैं। डिविडेंड की कोई भी आइटम नहीं दी, ना प्रपोज डिविडेंड दिया ना इंटरिम दिया, तो डिविडेंड छोड़ दो। बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पूरे हो जाएगा, आसान है। आसान तो है बेटा, लेकिन कहते कि सर बना देंगे टफ, चिंता क्यों कर रहे हो, और 2-3 क्लास होने दो। देखो इसको शेयर कैपिटल से भी ज्यादा टफ बना के छोड़ेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद जब मैं बोलूंगा बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो वही हाल होगा जैसे एप्लीकेशन का पैसा लेने की पहली एंट्री होती थी। दूसरी क्लास होगी बेटे, ठीक है। और मान के चलो अगर मैं सीएफएस की बात करूं तो करीब करीब 40% काम हो गया। अगली एक क्लास और होगी
तो वो 20% काम हो जाएगा, यानी पहली 3 क्लास में इस चैप्टर का 60% काम हो जाएगा, 60 से 70 इनफैक्ट काम हो जाएगा। उसके बाद ओनली 2 एक्टिविटी रह जाएंगी कल नेक्स्ट क्लास के बाद, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग तो 5% है, समझ लो, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है, मेन इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग में हल्का सा टाइम लगता है, और वो भी इसलिए लगता है क्योंकि 11th क्लास में आप लोग हो सकता है अच्छे से ना पढ़ के आए हो। 11th क्लास में एक टॉपिक होता था जिसके अंदर मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बनते थे, वो दोनों बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब जिसको वो आते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिंग भी खत्म, इन्वेस्टिंग भी कुछ नहीं है, और वो नहीं आते हैं तो फिर वो दोनों अकाउंट सीखने पड़ेंगे, तो इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। मैं मान के चलता हूं आपकी क्लास में जो भी बैठा है वो निकड़ू बैठा है ना। निकड़ू का मतलब कुछ नहीं आता उसको, 11 में आता है नहीं आता डजंट मैटर, हम तो करेंगे, बट वही एक हिस्सा जो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बेटा CFS इस टॉपिक के बाद खत्म मान के चलो आप, ठीक है। तो 2 क्लास हो गई, इन दोनों क्लासों घर जाके रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस भी कर लेना क्वेश्चंस की, और ना आता हो कोई तो मेरे से पूछ के पढ़ लेना ताकि अगली क्लास वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।